और कोई और है, इसका लेंथ मैंने कैपिटल कुछ और बोल दिया, इसका L1, इसका लेंथ L2। अब इसको मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? स्ट्रिंग। सपोज दिस इज स्ट्रिंग, ले लो, एक रस्सी है, तो दिस इज द स्ट्रिंग। अब एक ट्यूनिंग फॉर्क मैंने लाया। क्या किया? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क सबको पता है ऐसा, तो दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क। लैबोरेटरी में यूज किया रहेगा सबने। वैसा ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा डंग करके बजाएंगे तो फिर ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क का प्रॉन्ग्स जो है वैसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग ऐसा डंग करके बजाएंगे तो फिर प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क दे वाइब्रेट, और उस वाइब्रेशन के कारण ये जो रस्सी है, इस रस्सी में भी वाइब्रेशन आएगा, इस रस्सी में भी क्या आएगा? वाइब्रेशन। एंड इफ दिस वाइब्रेशंस are corresponding to this length L, let us say, if these vibrations are corresponding to this length small l, if these vibrations of the tuning fork are corresponding to this length small l, then in that case this first bob A will oscillate with high frequency. इसका ऑसिलेशन होगा, क्योंकि क्या हो गया? नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इसका है FN A का, और फोर्स फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क से जो है वो मैच कर गया। तो मैच कर गया तो फिर क्या होगा? देखो, फ्रीक्वेंसी नेचुरल वाज करस्पॉन्डिंग टू दिस लेंथ L। ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसका, दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू दिस लेंथ L। फोर्स फ्रीक्वेंसी किसने दिया? ट्यूनिंग फॉर्क ने। ट्यूनिंग फॉर्क का फोर्स फ्रीक्वेंसी इस लेंथ L की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, एंड दिस A बॉब ऑसिलेटेड हाईली। A बॉब का हाई ऑसिलेशन होगा, पर ये जो बड़ा B बॉब है इसका ऑसिलेशन उतना हाई नहीं होगा, क्योंकि इसका लेंथ अलग है। जैसे अर्थक्वेक में मैंने बताया, बड़ा बिल्डिंग नहीं गिरा, तो ये बड़ा बिल्डिंग है जो नहीं गिरा, लेंथ मीडियम साइज बिल्डिंग गिरे। फिर से ये C और A का लेंथ सेम है, देखो दोनों का लेंथ L है, तो ये भी हाईली ऑसिलेट होगा, C भी क्या होगा? हाईली ऑसिलेट होगा। तो A एंड C ऑसिलेट हाईली, ये मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, A एंड C ऑसिलेट हाईली बिकॉज द फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क is corresponding to the natural frequency corresponding to length L। तो लेंथ L के लिए ऑसिलेशन होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गया, तो A oscillates highly and similarly C oscillates highly, but this big length B does not oscillate highly and this big length D also does not oscillate highly। बिग लेंथ जो D का बिग लेंथ है L2 वो भी उतना ऑसिलेट नहीं करेगा। तो कौन ऑसिलेट करेगा? करस्पॉन्डिंग टू लेंथ L, जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल ऑसिलेट स्मॉल लेंथ के करस्पॉन्डिंग। वो ट्यूनिंग फॉर्क अगर तुम बदल दो, अगर तुम ट्यूनिंग फॉर्क नया ले लो जिसमें ये L1 के लिए रेजोनेंस हो, तो तुम्हारा सिर्फ D का रेजोनेंस होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। अगर तुम ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क लो जो L2 लेंथ के लिए ऑसिलेट करे, फोर्स फ्रीक्वेंसी L2 दे, L2 लेंथ के करस्पॉन्डिंग हो, तो सिर्फ ये ऑसिलेट होगा। तो जिसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग है वो बॉब सबसे ज्यादा ऑसिलेट होंगे। तो फ्रीक्वेंसी of oscillation depends on this square root of length. If you take length of this force frequency, if you take a tuning fork corresponding to the natural frequency corresponding to length small l, then only smaller length bobs will oscillate highly. If you take tuning fork corresponding to length L1, force frequency corresponding to length L1, then only B will oscillate highly. If you take tuning fork corresponding to frequency of oscillation of length L2, then only B will oscillate. So this is the phenomenon of resonance in oscillations.